माह रमजान का महीना आता तो कलसूम अपनी बूढ़ी सास की बहुत खिदमत करती। उन्हें सहरी और इफ्तारी के वक्त किसी चीज की कमी ना होने देती। यहाँ तक कि नमाज के वक्त लोटा उनकी चारपाई के पास ले जाती, वहीं वजू करवाती और इसी तरह पूरा साल उनकी खिदमत करती। उसका शौहर परदेश में था, लेकिन उसकी सास रोज बेटे को फोन करके कहती, तुम्हारी बीवी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, खाने को कुछ नहीं देती। अगर तुम इस लड़की को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपना दूध नहीं बख्शूंगी। तब एक दिन उसके शोहर ने कलसूम को बाहर से तलाकनामा भिजवा दिया और अपनी माँ को अपने पास बुलवा लिया। कलसूम रोती हुई माँ के घर चली गई। कुछ ही अरसे में कलसूम के शोहर का सारा कारोबार तबाह हो गया और वो पाकिस्तान आ गया। यहाँ भी भीख मांग कर गुजारा करता था। एक दिन कलसूम अपने शोहर के घर आई और उसे एक डब्बा पकड़ाकर वापस जाने लगी। उसके शोहर ने जैसे ही डब्बा खोला, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अम्मा ने तो कलसूम की आंखें भोजल हो रही थीं। सारा दिन उसकी सास उसे बैठने नहीं देती थी। वो तो माह रमजान का ख्याल भी नहीं रखती थी कि मेरी बहू मुझे चारपाई पर वजू करवाती है, मैं रोजा रखूं या ना रखूं। दिन में 3 टाइम मुझे खाना मिल जाता है, अब दिन के वक्त कुछ देर बहू को आराम करने दूं। लेकिन नहीं, सारा दिन नौकरों की तरह उससे काम करवाती। वो रात के वक्त सोने के लिए जाने लगी तो उसकी सास ने मक्कारी से उसे अपने पास बुला लिया और मुंह बनाते हुए कहा, मेरी टांगें दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। कलसूम टांगें दबाने लगी तो वो चीख कर बोली, जरा ठीक से दबा, मेरे बेटे की कमाई खा खा कर मोटी हो गई है, लेकिन हाथों में जोर नहीं है। कलसूम की सास ने ताना मारा तो वो बेचारी एक दफा फिर तेजी से उसकी टांगें दबाने लगी। कभी वो कहती, मेरे लिए दूध लेकर आओ। कलसूम दूध का गिलास लेकर आती तो कहती, गरम क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। कलसूम बेचारी वो दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध ले आती। कभी कहती, मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कलसूम उनकी कोई एक बात भी रद्द ना करती। जो वो कहती, जैसा कहती वैसा ही करती रहती। ये और बात थी कि सुबह अजानों के वक्त से लेकर रात तक साजिदा उसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद में हलकोरे खाती कलसूम उस वक्त चौंकी जब उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाय बेटा, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं तुझे क्या बताऊं, अपनी बीवी के आसरे छोड़कर खुद वहां दुबई जाकर बैठ गया है और वो सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, घर के काम काज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ाती है और कहती है कि अख्तर के भेजे हुए पैसों से उसका गुजारा नहीं होता, खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती और अगर मैं खाना मांगूं तो कहती है, अगर भीख नहीं मांगी तो खाना नहीं मिलेगा। कलसूम हक्का बक्का रह गई। अख्तर तो उसके शोहर का नाम था, इसका मतलब था साजिदा बेगम उसके शोहर से बातें कर रही है। तो उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन साजिदा बेगम फोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती जा रही थी। दूसरी जानिब वो दुबई में बैठा गुस्से से आग बगोला हो रहा था। कलसूम की इतनी जुर्रत कि वो मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाए। मैं यहाँ परदेश में किस लिए बैठा हूँ, तुम्हारे लोगों के लिए कमाई करने के लिए ही तो परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को ही इस औरत ने सुकून नहीं देना तो मुझे इस जैसी बदबख्त औरत की कोई जरूरत नहीं। साइदा बेगम मुस्कुरा दी। कई दिनों से वो अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज कामयाबी हुई थी। उन्होंने जल्दी से फोन कलसूम की जानिब बढ़ाया। ये ले अख्तर तुझसे बात करना चाहता है, उन्होंने कहा। तो कलसूम ने कांपते हुए फोन कान से लगा लिया। अख्तर गुस्से का वैसे ही तेज था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी जानिब अख्तर आपे से बाहर हो चुका था। आखिर तेरी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे। वो बेचारी मुझसे कह रही हैं कि मैं उन्हें ओल्ड होम में छोड़ दूं, जहां लावारिस वालिदैन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और ये सब कुछ तेरी वजह से है। मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अख्तर ने दुबई में बैठे बैठे चिल्लाकर कहा। तो कलसूम के हाथों से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। वो हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखती और कभी फोन की। उसकी सास तो खुशी के मारे उछली पड़ी थी। उसे यकीन नहीं था कि बेटा इस हद तक उसका दिल खुश कर देगा। कलसूम फूट फूट कर रोने लगी। चल उठ, अब निकल मेरे घर से, तेरा मनहूस साया आखिरकार मेरे बेटे की जिंदगी से निकल ही गया। अब मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की लाऊंगी। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ।
सास की बात पर कलसूम खामोशी से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था सास धक्के मारकर घर से निकाल देंगी। वो थी ही ऐसी। कलसूम के वालिदैन बेहद गरीब थे। उसका सिर्फ एक ही भाई था जो मजदूरी करके अपना और वालिदैन का पेट पाला करता था। कलसूम को पता था अगर वो उनके घर जाएगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन बहरहाल जाना भी मजबूरी था। अब वो अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। खामोशी से पैकिंग करके वो घर से बाहर निकलने लगी। तभी साजदा बेगम ने उसे आवाज दी, कलसूम जाते जाते मेरा बिस्तर तो बनाती जा। मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ कि मैं ये सब काम करती फिरूंगी। कलसूम ने पलटकर नफरत भरी निगाह अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो उसने ना बनाया, मगर वो पलटकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वो खटर पटर करती रही और जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में लकड़ी का एक चौकोर डब्बा था। सास वो डब्बा देखकर चौंकी। मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है? मक्कार औरत, इसमें यकीनन जेवरात छुपाए होंगे, उसने कहा। लेकिन जोड़ों में दर्द की वजह से वो उठकर कलसूम के पीछे नहीं आ सकती थी। कलसूम ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। साजिदा बेगम को थोड़ी घबराहट तो हुई। घर के कामकाज उनसे होते नहीं थे। सारा दिन कलसूम ही उनकी खिदमत किया करती थी, लेकिन कलसूम की शक्ल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी उनका बेटा दुबई से फोन करके कलसूम का हाल अहवाल दरियाफ्त करता तो हसद की एक तेज लहर साजिदा बेगम के अंदर जागती और इसी हसद की वजह से आज उन्होंने कलसूम को तलाक दिलवा दी थी। जैसे तैसे काम तो कर लूंगी, लेकिन इस कलमूही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, साजिदा बेगम ने सोचा। लेकिन ये उनकी भूल थी। कलसूम तो उन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वहीं उनके हाथ पांव धुलाया करती थी। लेकिन अब उन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिर कर अपने काम करने पड़ते तो उनके 14 तबक रोशन हो गए। उन्होंने 2 दिन गुजरते साथ ही अपने बेटे अख्तर को फोन किया। वो बदबख्त तो मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पर लात मारकर चली गई है। अब बता, ये तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? मैं अकेले इस बड़े से घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझसे घर के काम होते हैं। तू मुझे अपने साथ ले जा। माँ की बात पर अख्तर सोच में पड़ गया। माँ को इनकार नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ से बेहद मोहब्बत थी। माँ की खातिर ही तो उसने अपनी अच्छी भली बीवी को तलाक दे दी थी। दुबई में उसका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था। कई सुपर स्टोर थे जिनका वो मालिक था। उसने अगले ही दिन एक शेख से बात की और माँ को लेने के लिए पाकिस्तान आ पहुंचा। साजिदा को यकीन न आया कि उसकी जिंदगी इतनी तब्दील हो सकती है। उसने फोन करके बकायदा कलसूम को इतला दी, देख अख्तर, तुझे तो कभी दुबई लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे एक फोन कॉल पर भागा भागा आया है मुझे दुबई ले जाने। तू सड़ती रह इसी गुर्बत भरे घर में। मैं और अख्तर तो अब दुबई में मौज करेंगे, वहां मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी। कलसूम अपनी सास की ये बातें सुनकर तड़प कर रह गई थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अख्तर साजिद को अपने साथ ले गया। वहां उसकी शानो शौकत और ठाठ देखकर साजिदा की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गईं। वो अख्तर की बड़ी सी गाड़ी में घूमती तो उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता। लेकिन ये ठाट बाट बस चंद ही दिनों की कहानी थी। साजिदा को दुबई आए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि जब एक रोज अख्तर घबराया हुआ घर आया। अम्मा, मेरे स्टोर्स के खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की है। चूंकि मैं गैर मुल्की हूँ, इसलिए मैं उन लोगों से नहीं लड़ सकता। यूं लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। अख्तर की बात पर साजिदा हक्का बक्का रह गई थी। वो तो उस दौलत और ऐशो इशरत के बगैर रह नहीं सकती थी। अख्तर ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गैर कानूनी तौर पर अपने स्टोर्स में मंशियात बेच रहा था। दुबई की हुकूमत सख्त थी। उन्हें जैसे ही अख्तर की हरकत का पता चला, उन्होंने सारे के सारे स्टोर सील कर दिए। अख्तर के कुछ ताल्लुकात थे जिन ताल्लुकात की बदौलत उसे जेल ना हुई, लेकिन अब वो बिल्कुल कलाश हो चुका था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। जेल ना जाना पड़े इसलिए उसने जितनी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर उसने अपने बहुत से मामलात सीधे किए, लेकिन अब वो दुबई में नहीं रह सकता था। वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। हर दूसरे रोज पुलिस उसके घर पर आ धमकती थी। साजिदा तो इस सारी सूरत हाल से बुरी तरह बुखला गई थी। अब माँ, हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा, अख्तर ने कहा तो साजिदा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लेकिन वहां बेटा जाकर तू करेगा क्या?
छोटा सा मकान है, वहाँ पे ऐशो इशरत तो नहीं मिलेंगे। साजिदा ने कहा, मगर अख्तर अब कुछ और नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ समेट कर अगले ही दिन वापस पाकिस्तान आ पहुंचा। दूसरी जानिब कलसूम तलाक के बाद रोती तड़पती वालदैन के घर पहुंची तो उसकी माँ उसे देखकर दंग रह गई। सब लोग तो तेरी किस्मत पर रश करते हैं, कलसूम तेरा शोहर दुबई में रहता है और इस कदर मालो दौलत वहां से भेजता है, सिर्फ एक सास के होते हुए आखिर तुझे क्या तकलीफ होगी कि तू रोती हुई माँ के घर आ गई। उन्होंने हैरत से पूछा तो कलसूम फूट फूट कर रोने लगी। वो घर अब मेरा नहीं रहा। अम्मा ने मेरी दिन रात खिदमत के बावजूद यही कहा कि मैं उनको बहुत दुख देती हूँ, मैं उनकी खिदमत नहीं करती, वो भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती हैं। यहाँ तक कहा कि मैं सड़कों पर उनसे भीख भी मंगवाती हूँ। अख्तर ने ये सब सुनकर मुझे तलाक दे दी है। कलसूम की बात पर उसकी बूढ़ी माँ अपना दिल थाम कर रह गई थी। जवान बेटी तलाक लेकर वापस दहलीज पर आ बैठी थी। ऐसे में बूढ़ी माँ के दिल को करार किस तरह आता। मस्जिद से नमाज पढ़कर कलसूम का बाप वापस आया तो कलसूम ने उसे भी अपनी तलाक के बारे में बताया। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं, झुकी हुई कमर मजीद झुक गई थी। घर में पहले ही फाके चल रहे थे। सारे घर का दारुल मदार कलसूम के एक भाई पर था, जो बेचारा पढ़ा लिखा न होने की वजह से मजदूरी करके अपना और घर वालों का खर्च उठाता था और कलसूम की जिम्मेदारी भी कुछ कम न थी। उसकी तो इद्दत के रोज ही अभी पूरे न हुए थे। शाम के वक्त कलसूम का भाई जुनेद मजदूरी से वापस आया तो कलसूम को सैन में फिरता देखकर चौंक उठा। ये सब क्या है? कलसूम तो कभी कभी के लिए रहने आती थी, लेकिन आज इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? उसने माँ से पूछा तो वो रो पड़ी। कलसूम को उसके शोहर ने तलाक दे दी है, अब ये हमारे साथ ही रहेगी। ये एक नई कयामत थी। जुनेद थोड़े थोड़े करके अपने पास पैसे जमा कर रहा था कि किसी तरह शादी के अखराजात उठाने के लायक हो जाए तो शादी कर ले, लेकिन अब जवान बहन की जिम्मेदारी ने उसे अच्छी तरह बता दिया था कि वो इतनी जल्दी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। घर में खर्च बढ़ा तो ज्यादा पैसों की जरूरत भी पड़ी। जुनेद के घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे करके लगने लगे। कभी कभी वो घर वालों से उलझ भी पड़ता। जवान भाई को अपनी वजह से माँ बाप से झगड़ा करते देखकर कलसूम की आंखों में आंसू आ जाते। वो बस जैसे तैसे करके अपनी इद्दत के दिन मुकम्मल करना चाहती थी। मोहल्ले वाले घर आते तो कलसूम को वहां देखकर हैरान रह जाते। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को उसके शोहर ने तलाक क्यों दे दी? यकीनन कोई न कोई बात तो ऐसी होगी, शायद किरदार की अच्छी ना हो। उसका शोहर तो दुबई में रहता है, हो सकता है उसने उसकी गैर मौजूदगी में किसी लड़के के साथ प्यार की पींघें बढ़ा ली हों, और जब शोहर को पता चल जाए तो वो ऐसी औरतों को भला कहाँ रखते हैं। दो औरतें कलसूम से तलाक का अफसोस करने के लिए आई थी और जैसे ही कलसूम उनके लिए चाय बनाने के लिए उठी, वो दोनों सरगोशियों में आपस में बातें करने लगी। कलसूम का दिल छलनी हो गया। अरे सुना है कि इसका शोहर अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दुबई चला गया था, लेकिन वहां जाते ही उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। आजकल वो वापस आ गया है। इस जैसी औरतें हर किसी को तबाह कर देती हैं। इतना नेक लड़का था, सिर्फ इसी की बदौलत अब उसके पास कुछ नहीं बचा। औरतें कलसूम के बारे में कह रही थी और किचन में चाय बनाती कलसूम का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उन्हीं औरतों की जुबानी उसे पता चला कि अख्तर अपनी माँ साजिदा को लेकर दुबई से वापस आ गया है। उसकी इद्दत मुकम्मल होने वाली थी। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इद्दत के मुकम्मल होते ही वो कहीं न कहीं नौकरी जरूर कर लेगी। अख्तर दुबई से वापस तो आ गया था, लेकिन अब उस छोटे से मकान में उसका दिल नहीं लग रहा था। कारोबार कुछ था नहीं और ना ही उसके पास इतनी तालीम थी कि वो यहाँ पर कोई मुलाजमत अख्तियार कर लेता। जमा पूंजी तो सारी दुबई में ही लग चुकी थी। वो उठते बैठते परेशान रहने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो रोजाना खर्च होने लगे। वो सारा दिन गलियों में जूतियां पटकता रहता और जब घर वापस आता और माँ से खाना मांगता तो वो आए बाएं शाएं करने लग जाती। अख्तर को बड़ी हैरत होती। अम्मा जब मैं दुबई में था तो कहती थी कि कलसूम घर का कोई काम नहीं करती, खाना सारा तू बनाती है, घर के सारे काम काज भी तू करती है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुझे तो कोई काम करना नहीं आता। रोटी बनाना तो कब का भूल चुकी है और सालन कैसे बनता है इसका तो तुझे इल्म ही नहीं।
सारा दिन घर धूल मट्टी गर्द से अटा रहता है, घर में आने को जी नहीं चाहता। इसका मतलब है कि तू सब कुछ झूठ बोला करती थी। अख्तर माँ पर बरस पड़ा तो साजदा बजाय शर्मिंदा होने के जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ तो ये सब तेरी गलती है। तुझे किसने कहा था कि तू उसे तलाक दे दे? अच्छा भला यहाँ रहती थी, काम काज करती थी, अब उस जैसी मुफ्त की नौकरानी भला हमें कहाँ से मिलेगी? साजदा की बात पर अख्तर गुस्से में आग बगोला हो जाता। अचानक ही एक रोज वो चौंका और लपक कर कमरे के अंदर चला गया। अम्मा, यहाँ लकड़ी का एक डब्बा पड़ा होता था। जाने से पहले मैं वो डब्बा बड़ी हिफाजत से कलसूम के हवाले करके गया था। वो डब्बा कहाँ है? अख्तर ने कहा तो साजिदा बेगम चौंकी। उन्हें याद आया कि घर से जाते वक्त कलसूम ने अंदर जाकर लकड़ी का एक डब्बा उठाया था। वो डब्बा तो वो कल मुही अपने साथ ले गई। क्यों? उस डब्बे में ऐसा क्या था? क्या कोई जायदाद थी जो तुम दोनों मियाँ बीवी ने मुझसे छुपा कर रखी थी? साइदा बेगम बरस पड़ी, लेकिन अख्तर बुरी तरह झुंझला गया। उसे तो पता भी ना था कि कुलसूम कहाँ रहती है। जहाँ उसके मेके वालों का पहले घर था, वो लपक कर उसी रोज उस घर में चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला उसको मुंह चढ़ा रहा था। कुलसूम के मेके वाले तो ये घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे। वो लोग अपने मकान में तो रहते ना थे, किराए का घर था। जब भी कोई मसला या तंगी होती तो वो घर बदल लेते। शायद अब की बार भी उन्होंने घर बदल लिया था। अख्तर अपना सर पीटता हुआ वापस घर में आकर शिद्दत से उस लकड़ी के बॉक्स को तलाश करने लगा, मगर साजिदा को कुछ इल्म न था कि लकड़ी का वो डब्बा कहाँ है। नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हुए उसे कई महीने गुजर चुके थे। जेबें खाली हो चुकी थी। अब तो ये आलम था कि पूरे दिन में एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका था। थक हार कर उसने मजदूरी का रास्ता चुना, लेकिन दुबई में रहकर काम करते हुए उसका जिस्म मजदूरी का आदी भी नहीं रहा था। जहाँ भी मजदूरी करने जाता, वहाँ लोग उसकी हठधर्मी और काहली को देखते दूसरे दिन ही उसे चंद रुपए थमाते और वहाँ से भगा देते। अख्तर का जी चाहता कि वो जोर जोर से रोने लगे। अच्छी भली बादशाहों जैसी जिंदगी फकीरों से भी बदतर हो गई थी, मगर उसे समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। उसे तो अपनी जिंदगी बदलने का बस एक ही मौका नजर आता था। कहीं से उसे वो लकड़ी का डब्बा वापस मिल जाए तो मेरे हालात बेहतर हो जाएं। वो दिन रात बस यही सोचता रहता। कुलसूम उसके बरक्स थी। तलाक के बाद उसने अपनी जिंदगी रोकी नहीं, बल्कि इद्दत मुकम्मल होते ही उसने मोहल्ले के सारे स्कूलों में नौकरी का पता कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी उसे एक बड़े से स्कूल में टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया गया। वो ज़हीन थी और हमेशा से ही मेहनती भी रही थी। जब उसने पहले ही रोज स्कूल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई तो स्कूल का मालिक बहुत खुश हुआ। आपके यहाँ आने से स्कूल में बच्चों की तादाद में इजाफा हुआ है। हमें वालिदैन की तरफ से अच्छी खबरें मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे स्कूल में एक अच्छा इजाफा हैं। स्कूल के मालिक ने इंतहाई इज्जत से कुलसूम से कहा तो वो मुस्कुरा दी। ये एक बड़ा स्कूल था, यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में पहले तो भाई की मजदूरी से आने वाली आमदनी से गुजारा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अब कुलसूम हर महीने स्कूल से होने वाली अच्छी आमदनी जब घर में माँ के हाथ पर रखती तो वो भी उसे दुआएं देती ना थकती थी। घर के हालात तेजी से बेहतर होने लगे थे, मगर इन बेहतर होते हालात में कुलसूम का दिल अक्सर जोर जोर से धड़कने लगता। उसे मुस्तकबिल के खतरे सताते रहते थे। उसके कमरे में सामान के साथ लकड़ी का वो डब्बा भी पड़ा था जो आते हुए वो अख्तर के घर से उठा लाई थी। उस लकड़ी के डब्बे को देखते ही उसे अपना माजी और अपना ससुराल याद आ जाता था और उसके चेहरे से खुशी गायब होकर परेशानी में बदल जाती थी। एक रोज कुलसूम तैयार होकर स्कूल गई तो स्कूल का हाल ही खराब था। वहाँ काम करने वाले खाकरों को बीमारी ने आप घेरा था। पूरे स्कूल में गर्द और धूल मट्टी फैल रही थी। दो चपड़ासी और भी थे, लेकिन उनकी ड्यूटी स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में थी। कुलसूम का काम पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के इंतजाम वगैरह को देखना भी था, इसलिए वो आधे दिन के करीब परेशान होते हुए प्रिंसिपल के दफ्तर में चली आई। उसने वहां आते ही प्रिंसिपल को स्कूल में गंदगी और खाक रोब की गैर मौजूदगी के बारे में बताया। फिक्र मत करो कुलसूम, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मुझे खाक रोब ने पहले ही अपना इस्तीफा जमा करवा दिया था, इसलिए मैंने नई चपड़ासी का बंदोबस्त कर लिया है। जल्दी वो आने वाला है। तुम उसे अच्छी तरह से समझा देना कि पूरे स्कूल में कहाँ कहाँ सफाई करनी है। कुलसूम ने हामी में सर हिलाया।
اور دفتر سے باہر نکل آئی۔ پرنسپل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ چھٹی سے کچھ دیر پہلے خاکروب تو آ گیا، لیکن کلثوم کی اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ پرنسپل نے خود ہی اسے سمجھا دیا کہ کس جگہ کی صفائی اسے کل صبح آتے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اگلے دن کلثوم وقت پر تیار ہو کر اسکول پہنچی تو اسکول چمک رہا تھا اور خاکروب جو اپنا کام تندہی سے کر رہا تھا، اس کی پشت کلثوم کو نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی تو نہ تھا، بلکہ وہ جوان آدمی تھا، لیکن اس کی صحت انتہائی بری لگ رہی تھی۔ کلثوم کو پشت سے اسے دیکھ کر افسوس ہوا، شاید یہ کوئی بہت ہی مجبور انسان ہے۔ عام طور پر تو بوڑھے لوگ صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہوتی ہے، لیکن یہ جوان آدمی ایسا کام کیوں کر رہا ہے؟ شاید کوئی بہت ہی مجبور آدمی ہے، کلثوم نے سوچا، اور پاس سے گزر کر پرنسپل کے دفتر میں چلی گئی۔ دفتر میں کچھ دیر گزارنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، اس کا رنگ زرد پڑ رہا تھا اور ہاتھ پیر کپ کپا رہے تھے۔ اندر جو بات ہوئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس بات کے جواب میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی حیرت کا اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ لمبے کوریڈور کے آخری سرے پر وہ خاکروب پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میڈم صرف 5 منٹ انتظار کر لیجئے، میں نے ابھی ابھی پوچھا لگایا ہے۔ میری صحت ایسی نہیں کہ میں بار بار یہاں سے پوچھا لگا سکوں۔ اگر آپ 2 منٹ رک جائیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خاکروب کی بات پر کلثوم کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا اور وہ حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ چہرہ جانا پہچانا تھا، لیکن یہ وہ تو نہ تھا جس نے اسے ایک عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ وہ خاکروب کوئی اور نہیں بلکہ اختر تھا، اس کا اپنا شوہر جو دبئی میں راج سے کاروبار کیا کرتا تھا، لیکن آج ایک معمولی چپڑاسی کی طرح اسکول کے فرش پر پوچھا لگا رہا تھا۔ کلثوم حیرت کا شکار رہ گئی، خود وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، شاید اسی لیے اختر نے اسے پہچانا نہیں، یا شاید گرتی صحت کی وجہ سے اس کی نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے سامنے سے اس کی سابقہ بیوی ہی گزر کر گئی ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے کلثوم وقت سے پہلے ہی چھٹی لے کر گھر واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ پرنسپل کے دفتر بھی نہ گئی، بڑی پریشانی سے واپس اپنے چھوٹے سے گھر میں آ کر وہ ٹہلنے لگی۔ بار بار اس کی نگاہ بھٹک کر لکڑی کے اسی ڈبے پر چلی جاتی تھی جسے وہ اختر کے گھر سے لائی تھی۔ شاید وہ اسے بھول بھی جاتی، لیکن آج اسکول میں اختر کو انتہائی خراب حالوں میں دیکھ کر اسے لکڑی کا ڈبہ پھر سے یاد آیا تھا۔ اختر کو اسکول میں خاکروب کی نوکری کرتے کئی دن گزر گئے، تنخواہ ملنے کا وقت تھا۔ اس نوکری سے وہ خوش تو نہ تھا، لیکن اس کے سوا کمائی کا کوئی اور ذریعہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ساحدہ کی چخ چخ سے وہ دن رات ذہنی اذیت کا شکار رہتا تھا۔ وہ اسے 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی، سارا دن وہ اسے کھانے کی فرمائشیں کرتی رہتی۔ اختر اسکول کا کام ختم کر کے آتا تو گھر کے کام کاج شروع کر دیتا۔ اب اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں نے کلثوم کے متعلق جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹک کر 1 منٹ بیٹھنے نہ دیتی تھی تو پرائی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرتی؟ اختر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ ایک روز اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اس نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ تنخواہ ملنے کا وقت قریب تھا، لیکن آج چھٹی نہ کرتا تو کام بھی نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے وہ چارپائی پر لیٹا اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ کب تک یہاں لیٹا آنسو بہاتا رہے گا؟ اٹھ اور کچھ کھانے کو لا دے، مجھے بھوک لگی ہے، تیرے جیسی اولاد تو خدا کسی کو نہ دے، ساجدہ نے چلا کر کہا تو اختر نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھا۔ اسے پتا تھا ماں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لا کر دیا تو وہ چلاتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے وہ باہر نکلتا، گھر کے کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اختر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی، لیکن جس کلثوم کو اس نے طلاق دے کر نکالا تھا، یہ اس کلثوم سے تو بہت مختلف نظر آ رہی تھی۔ وہ تو ایک ڈری سہمی سی لڑکی تھی جو دن رات اس کی ماں کی خدمتیں کرتی رہتی تھی، لیکن یہ لڑکی جو اندر داخل ہوئی تھی یہ تو کوئی اور ہی تھی، بس شکل کلثوم کے جیسی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لباس میں پر اعتماد چال چلتی ہوئی وہ اختر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کلثوم تم؟ اس نے حیرت سے دیکھا۔
कलसूम मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में लकड़ी का वही डब्बा था जिसे पिछले लंबे अरसे से वो तलाश कर रहा था। ये डिब्बा तुम अपने साथ लेकर गई थी? उसने हैरत से पूछा तो कलसूम ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ, कोई न कोई तोहफा तो यहाँ से लेकर जाना ही था। जब तुमने अपनी माँ के कहने पर बगैर सोचे समझे मुझे तलाक दी तो मेरे पास यहाँ से जाने के लिए किराए के पैसे तक न थे और उस वक्त यही लकड़ी का डब्बा लेकर मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अब वक्त आया है कि मैं इस डब्बे को तुम्हें वापस कर दूं। कलसूम की बात पर अख्तर हक्का बक्का रह गया था। अंदर से साजिदा ने भी उसकी आवाज सुन ली थी और दौड़कर बाहर निकल आई थी। महंगे कपड़ों और महंगे जेवरात पहने खड़ी कलसूम को देखकर वो अंदर तक जल भुन गई। कलसूम ने हाथ में पकड़ा डिब्बा अख्तर के हवाले कर दिया। अख्तर ने हैरान होते हुए वो डब्बा खोला। अंदर सोने के कई सारे जेवरात पड़े थे, नोटों की कई सारी गठियां भी पड़ी थीं। उसकी आंखें हैरान होने लगी। ये सब क्या है? ये सब तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसने हैरत से पूछा तो कलसूम मुस्कुरा दी। दुबई जाने से पहले तुमने इस डब्बे के अंदर चंद हजार रुपए डाले थे और कहा था कि हर महीने जो रकम मैं भेजा करूं वो इस डब्बे के अंदर डालती रहना। जो पैसे तुम भेजते वो तो तुम्हारी माँ रख लिया करती थी। मैं नादारों की तरह जिंदगी गुजारती रही। इस डब्बे के चंद हजार के अलावा मेरे पास और कोई कीमती चीज ना थी। जब तुमने मुझे तलाक दी तो यहाँ से जाते हुए मैं ये डब्बा अपने साथ ले गई। ये तुम्हारी अमानत थी, लेकिन जरूरत के उन दिनों में मैंने ये चंद हजार रुपए खर्च कर लिए। इस डब्बे को देखकर हमेशा मुझे तुम लोगों की याद आती रही कि कैसे मेरी हजार खिदमत के बावजूद तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दिया। अब जबकि स्कूल का मालिक मुझसे शादी कर चुका है और अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर चुका है तो मेरे पास रुपए पैसे और जेवरात की कोई कमी नहीं। इसलिए मैं सूद समेत वो चंद हजार रुपए वापस करने आई हूँ। कलसूम की बात में तलखी थी। अख्तर हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदगी से उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगने लगा था। दरवाजे पर खड़ी साजिदा भी हैरत से कलसूम को देख रही थी। खुद उसके अपने कपड़े फटे पुराने थे। दिन रात घर में खाने और रुपए को लेकर चख चख करती रहती थी। ये सब कुछ तो वो कलसूम के लिए चाहती थी, लेकिन किस्मत ने पलटकर यही वार उस पर कर दिया था। कलसूम तो आज अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी, अमीर थी और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन साजिदा और अख्तर जिन्होंने उस पर जुल्म किया था, अब वो दोनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। कलसूम डब्बा अख्तर के हाथ में थमाकर नफरत से उसे देखते वापस चली गई थी। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। अख्तर ने डब्बे के अंदर जायजा लिया। वहां इतने पैसे जरूर थे कि वो अपनी एक छोटी मोटी दुकान बना सकता था। उसे पहली दफा एहसास हुआ कि कलसूम को छोड़कर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।